हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसके एप्लीकेशन देख रहे थे, जिसमें पहला एप्लीकेशन हमने देख लिया था कि पार्टिकल जब एक दृढ़ बॉक्स के अंदर होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी एनर्जी है वो डिस्क्रीट हो जाती है। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम इसी श्रोडिंगर इक्वेशन का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, जो है हमारा पोटेंशियल स्टेप विभव CD। पोटेंशियल स्टेप विभव CD ये होती क्या है? विभव CD क्या होती है? बेसिकली विभव CD है वो एक स्पेशल टाइप का पोटेंशियल होता है। वो ये होता है इस तरीके से पोटेंशियल होता है, ये अक्स इज इक्वल टू 0 है और ये अक्स से छोटे मान है, अक्स की नेगेटिव वैल्यू है और अक्स की पॉजिटिव वैल्यू है। विभव CD का मतलब क्या है? अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं इधर से तो हमें क्या मिल रही है? एक CD टाइप का पोटेंशियल मिल रहा है। इसका मतलब इस रीजन के अंदर पोटेंशियल हमारा क्या है? V0 है, जबकि इस रीजन के अंदर पोटेंशियल हमारा क्या है? 0 है। इसको मैं नाम दे देता हूँ रीजन 1 और इसको नाम दे देते हैं अपन रीजन 2। ठीक है, रीजन 1 में पोटेंशियल क्या है? 0। रीजन 2 में पोटेंशियल क्या है? एक कांस्टेंट पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू क्या है? V0। अर्थात हमारा पोटेंशियल किस टाइप का है? पोटेंशियल है हमारा V अक्स इज इक्वल टू 0। कब? जब अक्स हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, और V अक्स इज इक्वल टू क्या है? V0 एक कांस्टेंट पोटेंशियल है। कब? जब अक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अर्थात अक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या है? कांस्टेंट V0 है, और अक्स की नेगेटिव वैल्यू पे पोटेंशियल हमारा क्या है? 0 है। तो ये इस प्रकार का पोटेंशियल है वो हमारा क्या कहलाता है? विभव CD पोटेंशियल कहलाता है। तो इस पोटेंशियल फील्ड के अंदर अगर कोई कण गति कर रहा है तो उस कण की गति की व्याख्या हमें करने के लिए वही हमारे पास एक ही साधन है, वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हमारे पास देखो, अगर कोई कण है इस पोटेंशियल फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, गति कर रहा है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है? कण की टोटल एनर्जी इस प्रकार से हो सकती है कि नहीं हो सकती? उस केस में क्या होगा? कण की अगर टोटल एनर्जी E से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस E की वैल्यू क्या है? V0 से कम है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कण की जो टोटल एनर्जी है, कोई कण अगर मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी V0 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है। इन दोनों कंडीशंस का हम क्या करेंगे? अलग अलग अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हम कंडीशन 1 का अध्ययन करेंगे, केस 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर कण की टोटल एनर्जी क्या है? लेस देन V0 है। अर्थात कण की कुल ऊर्जा है वो V0 की तुलना में क्या है? कम है। अर्थात कण इस रीजन में, इसी रीजन में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो अब इस कण की गति की व्याख्या हमें करनी है। तो कण की गति की व्याख्या करने के लिए पोटेंशियल हमारे पास आ गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं, जो क्या होती है? -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन हमें यहाँ इस रीजन में भी लिखनी है और इस रीजन में भी लिखनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं किसमें? रीजन 1 में, क्षेत्र 1 के अंदर E लेस देन V0 की कंडीशन में क्षेत्र 1 के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आएगी? -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई किसका फंक्शन है? अक्स का, अपॉन dx स्क्वायर। यदि मैं मान लेता हूं रीजन 1 में जो तरंग फलन आएगा वो साई 1 आएगा, और रीजन 2 में तरंग फलन क्या आएगा हमारा? साई 2 आएगा। तो रीजन 1 में तरंग फलन हमारा क्या हो जाएगा? d साई 1 और प्लस v क्या है? रीजन 1 के अंदर 0 है। इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया हमारा? 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? टोटल एनर्जी E इंटू साई 1 अक्ष आएगा या नहीं आएगा? ये हमारे पास क्या आ गई है? रीजन 1 के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा? d2 साई फर्स्ट अक्स अपॉन dx स्क्वायर। इस वाले टर्म को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो ये क्या जाएगा? 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर बन जाएगा, और इसको फिर मैं वापस इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव साइन
2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 अक्ष। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब हम मान लेते हैं, माना 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं अपन, के स्क्वायर। अगर इसको के स्क्वायर मानते हैं तो ये समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, d2 साई 1 अक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 1 अक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? इस श्रोडिंजर इक्वेशन या इस समीकरण का ये क्या है, एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयटा के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से इसको मैं सोल्व करता हूँ तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयटा के आएगा। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आता है तो इस श्रोडिंजर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का समीकरण या सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, साई 1 अक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्सपोनेंशियल पावर आयटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयटा के एक्स। ये क्या आ गया, इस श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। किस रीजन की बात कर रहे हैं अपन, ये रीजन 1 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं रीजन सेकंड में लिखता हूँ श्रोडिंजर इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, रीजन सेकंड में पोटेंशियल हमारा क्या है, वी नॉट। तो श्रोडिंजर इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2, तरंग फलन क्या है, साई 2 है, अपॉन dx स्क्वायर प्लस वी नॉट साई 2 अक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई 2 अक्स आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, d2 साई 2 अक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m या फिर इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ बढ़ा के, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई 2 अक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस वी नॉट माइनस ई साई 2 अक्स इज इक्वल टू 0। इस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर का क्या करते हैं, अर्थात इसको मैं पूरी समीकरण में एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m का भाग दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा हमारा d2 साई 2 अक्स अपॉन dx स्क्वायर माइनस प्लस 2m वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 2 अक्स इज इक्वल टू 0। माइनस से पूरी समीकरण को गुणा करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। कोई दिक्कत? इस समीकरण से अपन यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं, माना 2m वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एल्फा स्क्वायर। अगर इसको एल्फा स्क्वायर मानते हैं तो ये समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई डबल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये अपन इसको सोल्व करके ये लिख चुके हैं, ये हमारे काम आएगी आगे। इसी तरीके से इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ और रीजन सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, श्रोडिंजर इक्वेशन है वो, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो रीजन सेकंड में हमारे पास इसकी जगह मैं रखता हूँ d2 साई सेकंड अक्स अपॉन dx स्क्वायर माइनस, इसको हमने एल्फा स्क्वायर मान लिया है, एल्फा स्क्वायर साई सेकंड अक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी इज इक्वल टू एल्फा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, साई सेकंड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए और बी दो कांस्टेंट अपन यहाँ मान चुके हैं, तीसरा मान लेते हैं सी की पावर एल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। तो ये हमारे पास श्रोडिंजर इक्वेशन आ गई। किस श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस में आ गया, रीजन
सेकंड में आ गया। अब हमारे काम की चीज़ें हैं उनको मैं एक साथ लिख लेता हूं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं रीजन 1 के अंदर लिख लेता हूं श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन। psi1x हमारे पास क्या आया है, a e की पावर आइटा kx प्लस b e की पावर माइनस आइटा kx, यही आया था। और यहाँ पे हमारे पास k क्या था, 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि k स्क्वायर था वो इसको मैंने k बना दिया तो ये आ गया। इसी तरीके से रीजन सेकंड में भी हम निकाल चुके हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। रीजन सेकंड में हमारे पास क्या आ गया है, साई सेकंड फंक्शन ऑफ x, वो कितना आ गया, c e की पावर अल्फा x प्लस d e की पावर माइनस अल्फा x, और यहाँ पे अल्फा क्या है, 2m v नॉट माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपको ने इसको v नॉट माइनस ई लिखा, e नॉट माइनस ई माइनस वी नॉट क्यों नहीं लिखा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमने क्या माना है, इस क्वांटिटी को एक स्क्वायर माना है, ठीक है। और अगर मैं इसको e माइनस वी नॉट लिखता हूँ, देखो e माइनस वी नॉट, e क्या है, कम है, वी नॉट क्या है, ज़्यादा। e माइनस वी नॉट अगर मैं लिखता हूँ तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आती है, और किसी भी स्क्वायर की कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी आ नहीं सकती है। जैसे कोई भी पद हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव राशि आएगी। इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, वी नॉट माइनस ई लिखा है। तो ये हमारे पास आ गए हैं दोनों के सॉल्यूशन। अब हमें देखना है जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसके साथ जुड़ी तरंग है वो इस रीजन में कैसी होगी और इस रीजन में कैसी होगी, और क्या उसकी एनर्जी होगी, वो हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन, और हमारे पास क्या आ गया है, दो सॉल्यूशन आ गए हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, कण यहाँ से चल रहा है, कोई पोटेंशियल फील्ड इसके पास नहीं है। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है इसके पास एक पोटेंशियल आ जाता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है, एक बाउंड्री है। बाउंड्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ तक 0 था, 0 से अचानक क्या बन गया है, v नॉट बन गया है। तो और अब हमने ये दो तरंग फलन निकाल लिए हैं, psi1 और psi2। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए हमने कंडीशन देखी थी पोस्टुलेट्स के अंदर। कोई भी तरंग फलन ऐसा नहीं है कि हर एक तरंग फलन है वो किसी कण की गति को रिप्रेजेंट करेगा। हमने देखा था किसी भी कण की अगर कोई तरंग फलन है वो कण की गति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस थी। वो कंडीशन क्या थी, कण हमारा जो तरंग फलन है वो क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी हो जाए। अब अगर मैं इस समीकरण की बात करता हूं तो ये समीकरण किस रीजन के लिए वैलिड है, x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन के लिए वैलिड है। अब x से ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बाउंड कंडीशन तो लगाई नहीं है कि हमारा कण यहाँ से यहाँ तक है, कण अनंत तक कहीं भी जा सकता है। अगर इस कंडीशन में साई सेकंड के अंदर मैं अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो देखो क्या होगा, साई के अंदर x इक्वल टू इन्फिनिटी रहता है, क्या आएगा, c e की पावर इन्फिनिटी प्लस d e की पावर माइनस इन्फिनिटी। ये टर्म क्या हो गया, 0 को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये टर्म क्या कर रहा है, अनंत को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जबकि हमारा कोई भी तरंग फलन अगर एक्सेप्टेबल है तो वो अनंत को अप्रोच नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए इसका मतलब ये कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 नहीं होगा तो ये तरंग फलन हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, अनंत पे पहुंच जाएगा। और अनंत का मतलब किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, अनंत होगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए C हमारा 0 हो गया। तो अब साई सेकंड x हमारा क्या आ गया है, वो आ गया है डी ई की पावर माइनस अल्फा x। इसको ये साई सेकंड आ गया है, ये साई फर्स्ट आ गया। तो यहाँ से मैं C को एलिमिनेट कर देता हूँ, और ये जैसे ही C को एलिमिनेट किया हमारे पास तरंग फलन क्या बच गया है, रीजन सेकंड में वो बच गया है। अब इसके अलावा हमने और कंडीशन देखी थी, कौन सी कंडीशन देखी थी, बाउंड्री कंडीशन देखी थी। अब परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशंस, वो क्या थे, परिसीमा प्रतिबंध क्या कह रहे थे हमें कि
कोई भी तरंग फलन जीरो कब होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब पोटेंशियल हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है क्या, नहीं है। इसलिए देखो आपको याद हो तो हमने जब बॉक्स की स्टडी की थी तो यहाँ पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी था। तो इन्फिनिटी था तो हमने क्या मान लिया, इस दीवार के ऊपर तरंग फलन नहीं होना चाहिए और इस दीवार पे भी तरंग फलन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अब कंडीशन वैसी नहीं है, कंडीशन बदल चुकी है। यहाँ पोटेंशियल फाइनाइट है, इसलिए इस बाउंड्री के ऊपर x = 0 पर हमारे पास क्या होना चाहिए, तरंग फलन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और संतत कब होगा, जब इस x = 0 पे ψ1 और ψ2 दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो तरंग फलन हमारा क्या हो जाएगा, संतत। अर्थात x = 0 पर ψ1 मस्ट बी इक्वल टू ψ2। ये पहली बाउंड्री कंडीशन है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, x = 0 पर इन दोनों का अवकलन भी क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अर्थात d ψ1x अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू d ψ2x अपॉन dx। अर्थात x = 0 पर इनका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अर्थात ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब ये दोनों कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास अननोन वैल्यू कितनी है, 1, 2 और 3। इन तीनों अननोन वैल्यूज की क्या आ जाएगी, मान हमारे पास आ जाएगा। तो इन अननोन का मान हम निकालने के लिए सबसे पहले ψ1 = ψ2 कहाँ पे, x = 0 पे। ψ1 क्या है, ae⁻kx प्लस be⁻kx। जब इसमें मैं 0 रखूंगा तो ये वाला e⁻0 1 बन जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंडीशन से क्या आएगा, a प्लस b = ψ2 x = 0 पे, ये क्या हो गया 0, e⁻0 की वैल्यू 1, क्या आ गया d। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे लेता हूं, ठीक है। अब लगाते हैं अपन दूसरी बाउंड्री कंडीशन, d ψ1 अपॉन dx = d ψ2 अपॉन dx कहाँ पे, x = 0 पे। तो पहले तो अवकलन कर लेते हैं, इसका अवकलन करते हैं अपन ψ1 का। तो क्या आएगा, अवकलन हमारा आ जाएगा किसमें, e⁻kx का अवकलन क्या आएगा, e⁻kx प्लस b e⁻kx का क्या आएगा, -e⁻kx। ये कहाँ पे है, एट x = 0। दिस मस्ट बी इक्वल टू d ψ2 अपॉन dx। इसका अवकलन कर लेते हैं, d इंटू e⁻⁴x इंटू में माइनस अल्फा आएगा इसका अवकलन अगर हम कर देंगे तो। ये भी कहाँ पे है, x = 0 पे। तो रख दे, देखें अब x = 0 जैसे ही रखेंगे क्या आएगा, आयोटा के a, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये क्या है माइनस b, आयोटा के मैंने बाहर निकाल लिया, = माइनस अल्फा इंटू डी आएगा, e⁻⁴x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा x = 0 रखते ही। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है, a माइनस b = माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के इंटू डी आ सकता है। इसको दूसरे तरीके से आयोटा का मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा बनेगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी = माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी। इसको समीकरण 2 नाम दे लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है, अपने को बेसिक कंसेप्ट हैं वो ध्यान रखने हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये 2 इक्वेशन आ गई हैं, इनको मैं मिटा लेता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गए हैं। इनको सोल्व करके हमें क्या निकालनी है, ए बी और डी की वैल्यू निकालनी है। डी तो ऑलरेडी ये है हमारे पास, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को मैं अगर जोड़ दूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a = क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में डी है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा 1
प्लस राइट साइड में क्या है, आयोटा एल्फा अपॉन के। आएगा कि नहीं आएगा? इसको समीकरण 3 कह लेते हैं अपन। इसी प्रकार से समीकरण 4 निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 में घटा दूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। और 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इंटू 1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के। इसको समीकरण 4 हम कह देते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर यहाँ तक? ये हमारे पास 4 समीकरण आ गई हैं, इनसे हमारे पास ये आ गई है वैल्यू। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विभव CD पर आपतित कण की प्रावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोई कण इस विभव CD पर आपतित हो रहा है तो उसका प्रावर्तन गुणांक कितना है और पारगमन गुणांक कितना है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ एक कंसेप्ट है वो समझते हैं। यहाँ पे देखो साई फर्स्ट अक्स जो तरंग फलन है इस रीजन के अंदर, उस तरंग फलन के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो हमारा ये है और एक कंपोनेंट हमारा ये है। तो यहां से देखो जो साई फर्स्ट अक्स है अर्थात रीजन 1 में तरंग फलन है, उसका पहला कंपोनेंट e की पावर आयोटा के एक्स, ये किसको बता रहा है? ये प्लस अक्स दिशा में गतिशील कण की तरंग फलन को बता रहा है। अर्थात इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कण किस दिशा में चल रहा है, पॉजिटिव अक्स दिशा में। और ये जो दूसरा पार्ट है ये किसके बारे में बता रहा है, नेगेटिव अक्स दिशा में गतिशील कण के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि कण यहां से चल रहा है तो इस रीजन में हमारे को इस तरफ में चलता हुआ कण भी मिलेगा और इस तरफ चलता हुआ कण भी मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ दीवार है, पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वजह से कण क्या हो रहा है, वापस परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, पारगमन गुणांक, परावर्तन गुणांक। दूसरी चीज रीजन सेकंड में भी देखो हमारे पास तरंग फलन आ रहा है डी की पावर माइनस अल्फा एक्स। इसका मतलब रीजन सेकंड में भी कण पाया जाएगा। तो रीजन सेकंड में जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, पारगमन गुणांक कहेंगे। तो ये दोनों हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं परावर्तन गुणांक को। परावर्तन गुणांक क्या चीज है? ये है हमारी परावर्तित धारा घनत्व डिवाइडेड बाई आपतित धारा घनत्व। परावर्तन गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित धारा घनत्व, और किसका रेशियो है ये, किसके साथ है, आपतित धारा घनत्व के साथ। धारा घनत्व के साथ हमारा रेशियो है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड डिफाइन करता हूं पारगमन गुणांक, क्या करते हैं, पारगमन गुणांक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पारगमित धारा घनत्व और डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ जाएगा, आपतित धारा घनत्व। आएगा या नहीं आएगा? अब देखो हमारे पास एक नया टर्म यूज हो गया है यहाँ पे, धारा घनत्व। क्या यूज हो गया है, धारा घनत्व। इसको हमने एक पीछे लेक्चर में डेराइव किया था, इसकी वैल्यू वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो कौन सी चीज़ अपन मिटाए हैं यहाँ से, मैं इनको मिटा लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो इनको हम कहीं दूसरी जगह लिख लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को कहाँ लिखें अपन, चलो बाद में लिखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था जे का, या फिर वहाँ हमने इसको एस से रिप्रेजेंट किया था। धारा घनत्व को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एस से, या जे भी उसको हम कह सकते हैं। जो हमारे पास आया था माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। ये हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था जो किसको बताता है, धारा घनत्व को। तो अब हमारे पास 3 पद हैं, प्रावर्तित धारा घनत्व, आपतित धारा घनत्व और पारगमित धारा घनत्व। इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको मैं कहाँ लिखूं, इनको कहाँ लिखें, इनको मिटा लेता हूं मैं एक बार के लिए।
और यहाँ मैं लिख लेता हूँ। समीकरण 3 है हमारी 2a इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 है हमारी 2b इज इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के, ये हमारी समीकरण 4 है। अब हम धारा घनत्व के मान निकाल लेते हैं तीनों। तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले निकालता हूँ मैं कौन सा, आपतित धारा घनत्व। क्या निकाल लेते हैं, आपतित धारा घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जे इंसिडेंट से, इज इक्वल टू फॉर्मूले में मान रखते हो माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m। ठीक है, आपतित धारा घनत्व, आपतित धारा घनत्व किसके साथ जुड़ा रहेगा, आपतित कंपोनेंट के साथ। आपतित कंपोनेंट कौन सा है, प्लस एक्स दिशा में गतिशील, वो कौन सा था हमारा ए ई की पावर आइटा के एक्स है। इसका मतलब यहां हम जो साई यूज करेंगे वो साई कितना हो जाएगा, ए ई की पावर आइटा के एक्स हो जाएगा। तो ये मान रखेंगे इसमें, तो साई स्टार करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। ग्रेडियंट साई मतलब इसका अवकलन एक बार, वो क्या आ जाएगा, ए, इसका अवकलन कर रहे हैं अपन, क्या आएगा आयोटा के इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स। पहला टर्म आ गया, माइनस साई, साई सिंपली यही है ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ग्रेडियंट साई स्टार, तो इसका साई स्टार करते हैं पहले तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इसका अवकलन करते हैं तो डॉट ए माइनस आयोटा के इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसको सोल्व करते हैं अपन, इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू ये क्या आएगा देखो, a इंटू ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया, आयोटा के गुणा में है e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स, क्या हो गया, दोनों जुड़ेंगे 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस आयोटा के इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ई की पावर आयोटा के एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स क्या हो गया 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1, ये आ गया। इसका देखो ये दोनों सेम टर्म है तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ट्वाइस आयोटा के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया है, एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया, ये हमारे पास आ गया है आपतित धारा घनत्व आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूं सेकंड कौन सा, प्रावर्तित धारा घनत्व, प्रावर्तित धारा घनत्व। तो प्रावर्तित धारा घनत्व के लिए प्रावर्तित कंपोनेंट कौन सा है, बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही ही तरंग की समीकरण है। तो इस बार इस फॉर्मूले में जब साई यूज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और ये मान इसमें रख के जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रावर्तित धारा घनत्व, ये तो इंसिडेंट था, और जे रिफ्लेक्टेड हमारे पास क्या आएगा, सिंपली एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इस बार साई को क्या कर लेना है, बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स रख देना है इस फॉर्मूले में, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, तीसरा चाहिए पारगमित धारा घनत्व। तीसरा हमें चाहिए पारगमित धारा घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जे ट्रांसमिटेड से। इस बार तरंग फलन क्या यूज करना अपने को, डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। अब देखो ये जो तरंग फलन है हमारा क्या है, एक रियल क्वांटिटी। क्या है, रियल क्वांटिटी। इसमें आयोटा है क्या, कहीं भी नहीं है। अगर रियल क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है, साई स्टार दोनों बराबर आएंगे और ये पद दोनों क्या बन जाएंगे, अपने आप में सेम बन जाएंगे, और जैसे ही सेम बनेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अर्थात जे ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 आ गया है, अर्थात पारगमन की प्रायिकता हमारी क्या हो गई है 0 हो गई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अपन दो कोफिशिएंट हमें जो निकालने थे उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए था, इनको मैं मिटा लेता हूं अब, और हमारे पास जो वैल्यू थी उनका मान रख देते हैं सिंपली। पहले क्या चाहिए था हमें, परावर्तन गुणांक। क्या चाहिए, परावर्तन
गुणांक। तो परावर्तन गुणांक हमें पता था, हमने परिभाषित किया था, क्या था? परावर्तित धारा घनत्व अपॉन आपतित धारा घनत्व। परावर्तित हमारी क्या है? जे रिफ्लेक्टेड। आपतित हमारी क्या है? जे इंसिडेंट। मान रखो जे रिफ्लेक्टेड क्या है? ये। जे इंसिडेंट क्या है? ये। एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर, और इंसिडेंट क्या है? एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारे पास? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया? या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस परावर्तन गुणांक को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? बी अपॉन ए की होल स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास क्या था? एक और चाहिए था हमें, वो क्या था? वो हमारा था पारगमन गुणांक। क्या था? पारगमन गुणांक, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैपिटल टी से, जो हमारा क्या था? जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट। जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या है? 0, और जे इंसिडेंट की वैल्यू कितनी थी? एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। तो 0 में किसी चीज़ का भाग दिया, क्या आ गया? 0 आ गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? t इज इक्वल टू 0, अर्थात ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो क्या आएगा? 0, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है हमारा, वो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो b अपॉन ए के मोड की स्क्वायर है। अब देखो हमने क्या निकाला था? दो समीकरण निकाले थे, समीकरण 3 और समीकरण 4। तो जे ट्रांसमिटेड तो 0 हो गया है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। याद रखना आपको, जे ट्रांसमिशन क्या आया था? 0 आया था। इसमें मान रख लेते हैं अपन b अपॉन ए। समीकरण 3 और 4 में, अगर मैं समीकरण 4 में भाग दे देते हैं अपन किसका? समीकरण 3 का, तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? b अपॉन ए, और राइट साइड में भाग देंगे तो d से d कैंसिल आ जाएगा, और 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के। ऊपर वाले पद में के लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? के माइनस आयोटा एल्फा, और नीचे वाले में लेंगे तो क्या आ जाएगा? के प्लस आयोटा एल्फा। दोनों के हर में के आएगा जो कट जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी? b अपॉन ए की आ गई। अब हमें चाहिए क्या? r इज इक्वल टू बी अपॉन ए के मोड की स्क्वायर। देखो b अपॉन ए की वैल्यू क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, यहाँ भी आइटा है, यहाँ भी आइटा है, और किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का स्क्वायर करने का मतलब क्या है? हम क्या लिख सकते हैं इसको? b अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए का स्टार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की स्क्वायर करनी है, इसका मतलब उसको क्या करते हैं? वो क्वांटिटी इंटू उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? b अपॉन ए की वैल्यू क्या थी? k माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा इंटू इसका स्टार करेंगे तो जहां आयोटा है उसका चिन्ह क्या कर देंगे? चेंज। तो k प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा। ये देखो कैंसिल, क्या आ गया? वैल्यू कितनी आ गई? 1, जो आनी भी चाहिए थी। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि यहाँ से जितनी इंसिडेंट जो धारा घनत्व आपतित हो रहा है वो नष्ट तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? परावर्तित हो जा रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया था? 0 आ गया था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? तो ये हमने क्या निकाल लिया? इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने निकाल लिया है। अब तीसरी बात हम करते हैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इस रीजन में हमारे पास क्या पाया जा रहा है? तरंग फलन पाया जा रहा है। क्या क्लासिकली ऐसा पॉसिबल है? अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते या क्लासिकल फिजिक्स की हम बात करते हैं, उस केस में किसी विभव अर्थात किसी दीवार के अंदर क्या कण पाया जा सकता है? क्या नहीं पाया जा सकता। क्लासिकल फिजिक्स यही कहती है दीवार में कण नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये क्वांटम हमें क्या बता रही है? यहाँ भी कण पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ तरंग फलन एग्जिस्ट कर रहा है साई सेकंड। तो ये कण जो पाया जाएगा, इसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी है वो हम यहाँ निकालते हैं। रीजन सेकंड में कण के पाए जाने की प्रायिकता मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। प्रायिकता हमने डिफाइन की थी
पी किसके बराबर थी, साई स्टार इंटू साई। साई क्या है, डी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा रीजन सेकेंड के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर ई की पावर -2 α x। स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, करके देख लो। स्क्वायर नहीं आ रहा क्या, हमारे पास क्या है साई स्टार, तो साई स्टार क्या है, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये रियल क्वांटिटी है ई की पावर माइनस, और साई क्या है, डी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, डी स्क्वायर ई की पावर -2 α x। सिंपली हमारे पास ये आ गई प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब इस प्रायिकता के साथ कण इसमें पाया जाएगा। और इस प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, इस प्रायिकता का मतलब ये है, ये देखो ये पद हमें क्या बता रहा है, एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x = 0 पे कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो इस दीवार में जैसे जैसे ही, अर्थात इस पोटेंशियल फील्ड में जैसे जैसे कण घुसेगा उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और प्रायिकता कितनी कम होगी, इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है, उसको हम कहते हैं भेदन लंबाई, पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ या भेदन लंबाई। अर्थात कण इस दीवार के अंदर कितनी दूर तक जाएगा वो हमें निकालना है। तो वो क्या कहते, भेदन लंबाई को हम परिभाषित करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, अगर x = 0 पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, p0 है। क्या है, x = 0 पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, p0 है। तो इस प्रायिकता का p0/e किस दूरी पर हो जाएगा वो क्या कहलाएगी, हमारी भेदन लंबाई। अर्थात यहाँ पे अगर कण इस प्रायिकता से पाया जा रहा है, p ये है, तो वह लंबाई जब इसकी प्रायिकता ये p0 है, इसकी p0/e, और p0e/e का मतलब क्या है, 37% कम हो जाए। यहाँ x = 0 पे जो प्रायिकता है उसकी 37% कम जिस लंबाई पर हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी भेदन लंबाई। तो x = 0 पे अगर मैं p निकालता हूं तो क्या आएगा, d स्क्वायर, x = 0 रखते हैं। और वह वैल्यू x की जिस पर हमारी प्रायिकता क्या हो जाती है, p0/e हो जाती है, उसको मैं मान लेता हूं क्या है, भेदन लंबाई बीटा मान लेता हूं मैं उसको। तो वो क्या आ जाएगी, p0/e = क्या आएगा, d स्क्वायर इंटू ई की पावर -2 α इंटू बीटा आएगी कि नहीं आएगी। और p0 हमारा d स्क्वायर आ गया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, देखो p0/e = d स्क्वायर किसके बराबर हो गया, p0 e की पावर -2 α बीटा। p0 से p0 कैंसिल, e को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर -1 = e की पावर -2 α बीटा। यहाँ से देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो घात भी क्या होनी चाहिए, सेम। अर्थात -1 = क्या आना चाहिए, 2 α, -2 α बीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बीटा हमारा कितना आ गया, 1/2 α। ये क्या कहलाती है, हमारी पेनेट्रेशन डेप्थ कहलाती है। अर्थात भेदन लंबाई हमारी कितनी हो गई है, 1/2 α के बराबर हो गई है। पेनेट्रेशन डेप्थ हमारी कितनी हो गई है, 1/2 α = 1/2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये थी, मान रख देते हैं अपन यहाँ से 2m v0 - e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर थी, तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इसको h क्रॉस यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई है, पेनेट्रेशन डेप्थ आ गई है, भेदन लंबाई आ गई है। अब देखो जैसे ही हमारा एनर्जी है वो, या v0 की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस फॉर्मूले से हम एक चीज समझ सकते हैं कि पेनेट्रेशन डेप्थ है वो पोटेंशियल पर किस प्रकार निर्भर कर रही है। देखो अगर मैं v0 को यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये राशि क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर ये राशि बढ़ रही है इसका मतलब हमारी जो पेनेट्रेशन डेप्थ है वो क्या आएगी, कम होती चली जाएगी कि नहीं जाएगी। देखो ये हमारे पास h क्रॉस अपॉन 2 इंटू √2m v0 - e है, ठीक है। अगर मैं इस v0 की वैल्यू, अर्थात ये CD की लंबाई अगर यहाँ की बजाय यहाँ होती
वी नॉट बढ़ता तो क्या होता, इसके हर का मान बढ़ता, हर का मान बढ़ता, इसका मतलब ये राशि ओवरऑल क्या होती, घटती। इसका मतलब पेनेट्रेशन डेप्थ क्या हो जाती हमारी, कम हो जाती। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर हमारी जो पोटेंशियल या स्टेप की जो ऊंचाई है वो कम है तो कण ज्यादा दूर तक इसके अंदर जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो कण है वो कम दूरी तक इसके अंदर पेनेट्रेट कर पाएगा, अर्थात इस विभव के अंदर कण नहीं जा पाएगा। आई बात समझ में। और इसका मैं आपको तरंग फलन भी ड्रॉ करके बता देता हूं किस प्रकार से आएगा। देखो पहले पद के अंदर क्या है, एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के एक्स, जो सिंपली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात रीजन 1 के अंदर हमारा जो कण है वो इस तरीके से ट्रेवल करेगा एक वेव के रूप में। लेकिन जैसे ही रीजन 2 में जाता है तरंग फलन क्या हो जाता है, डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, जो क्या है एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। अर्थात यहां जैसे ही जाएगा कण हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा और कुछ दूरी पर जाके ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर समा जाएगा। अर्थात ये कण हमारा यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, वो ये है कि क्लासिकल और क्वांटम दोनों डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं अपने को। क्लासिकली क्या किसी दीवार में कण पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस दीवार के अंदर भी कण पाया जा रहा है, जबकि क्लासिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज और इसमें निकल के आती है, हमने निकाला था, क्या निकाला था, एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर निकाला था, उसकी वैल्यू आई थी हमारी के माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा, यही आया था क्या। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं के की और एल्फा की तो हमारे पास क्या आएगा, देखो तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी है, √2m_e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस आयोटा एल्फा की कितनी है, √2m_e माइनस v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं हर में वैल्यू रखता हूँ, सॉरी इसकी स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर करते ही अपने आप ही 1 हो चुका था ऑलरेडी, हम इसको कर चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो ऑलवेज क्या रहेगा 1 और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वो क्या रहेगा 0 रहेगा, जो क्लासिकल के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हमें दे रहा है। क्लासिकल भी यही कहती है कि अगर एक्स दीवार के ऊपर कण चलेगा तो वो पूरा का पूरा वापस आएगा दीवार से टकरा के और इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन एक जो रिजल्ट डिफरेंट आया वो हमारा क्या आया है कि इसके अंदर कण की भेदने की क्षमता भी है, अर्थात पोटेंशियल को भेदने की क्षमता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भेदन प्रभाव कहते हैं। तरंग फलन भी हमने देख लिया, इसकी प्रायिकता भी देख ली है, परावर्तन गुणांक भी देख लिया है और पारगमन गुणांक भी हमने इसका देख लिया है। तो ये हमारा क्या था, पार्टिकल ऑन पोटेंशियल स्टेप, कब, जब हमारा ई क्या है v0 से कम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा देखेंगे, अगर ये एनर्जी हमारी क्या हो जाए ग्रेटर देन v0 हो जाए, उस केस में पारगमन गुणांक कितना होगा और परावर्तन गुणांक कितना होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।